बोले। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने पॉलिटी में भारत का संवैधानिक विकास हम लोगों ने देखा था, और भारत की जो संविधान की अनुसूचियां है जिसमें 12 अनुसूची है उसको हम लोगों ने अच्छे से देखा था। ठीक है, आज हम लोग प्रयास करेंगे कि दो टॉपिक हम लोग कम से कम आज पढ़ ले। एक तो हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा, ठीक है, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे प्रस्तावना। दो टॉपिक को हम लोग को आज समाप्त करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा के बारे में। ठीक है, तो संविधान सभा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आइए देखते हैं, चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे यहाँ पे बोल रहा है संविधान सभा भारतीय संविधान की मांग। सबको पता है कि जो कृषि मिशन 1942 में कृषि मिशन भारत आया था वो फेल कर गया, वो लोग चले गए, और भारत में लगातार संविधान सभा बनाने की मांग उठाई जा रही थी। ठीक है ना। इसके लिए 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, और कैबिनेट मिशन भारत के जब भारत आया तो उन्होंने स्वतंत्र रूप से संविधान सभा बनाने की मांग को स्वीकार किया। तो एक सवाल पूछता है कि किस कमीशन के द्वारा संविधान सभा बनाने की मांग को मांग को पूरा किया गया? तो कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। लेकिन उससे पहले ऐसा नहीं कि 1946 में संविधान सभा बनाने की मांग उठाया जा रहा था, ये बहुत पहले से लगातार उठाई जा रही थी आवाजें। उसके बारे में थोड़ा हम लोग यहाँ पे समझने का पहले प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पे बोला है कि भारतीयों की ओर से सर्वप्रथम संविधान बनाने की पहल स्वराज विधेयक, याद रखेंगे, स्वराज विधेयक 1896 से मिली, जिसे लोकमान बाल गंगाधर तिलक जी के निर्देशन में तैयार किया गया था। यानी कहने का मतलब यह है कि संविधान सभा बनाने की मांग इससे पहले भी स्वराज विधेयक के द्वारा जो लोकमान बाल गंगाधर तिलक द्वारा तैयार किया गया था, उसके द्वारा भी संविधान सभा बनाने की मांग को तैयार किया गया था। बाद में 1922 में महात्मा गांधी द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया। ठीक है, उसके बाद 1924 में मोतीलाल नेहरू द्वारा ब्रिटिश सरकार से मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। यानी यहाँ पर हम लोग चीजों को समझते हैं। 1896 में, 1922 में और 1924 में ये लगातार आवाजें उठाई जा रही थी संविधान सभा बनाने की मांग। उसके बाद आधिकारिक रूप से कांग्रेस के मंच से पहली बार पूछेगा कि कांग्रेस के मंच से सबसे पहली बार अगर पूछ रहा है तो 29 जुलाई 1936 को चुनावी घोषणा पत्र में भारतीय संविधान की मांग की गई थी। इसके बाद दिसंबर 1946 के लखनऊ अधिवेशन में संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के अर्थ और महत्व की व्याख्या की गई। उसके बाद यहाँ पे बात बोला है कि 1942 में ब्रिटिश सरकार ने कृषि मिशन की योजना के माध्यम से यह स्वीकार किया कि भारत में निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाए। यानी ये जो मोटा मोटी अभी बता रहा है, इतना जो हम लोगों ने पढ़ा अभी तक, इसमें सिंपल ये बता रहा है यहाँ पर कि संविधान सभा बनाने की मांग बहुत पहले से उठाई जा रही थी। 1896 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, 1922 में गांधी जी के द्वारा, 1924 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा, कांग्रेस के मंच से सबसे पहले 1936 में, फिर 1942 में कृषि मिशन के द्वारा भी उठाई गई। अब उसके बाद हम लोग चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा हम लोग चीजों को देखिए। कैबिनेट मिशन, तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कैबिनेट मिशन के बारे में, चीजों को समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। देखिए, बोला है कि मजदूर दल के ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन भारत राज्य सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में भारत भेजा। यानी कैबिनेट मिशन में अगर पूछेगा कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, तो कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे वो थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। यह मिशन 24 मार्च 1946 को
24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा। इसमें 2 अन्य सदस्य भी थे, यानी टोटल कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। एक का नाम था सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो व्यापार मंत्री थे, एबी अलेक्जेंडर जो नौसेना मंत्री थे, और लॉर्ड सचिव जो थे लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस जो अध्यक्ष भी थे। कैबिनेट मिशन ने कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद, उस टाइम 1946 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद, और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकात की। इससे अपनी रिपोर्ट 16 मई 1946 को प्रकाशित की, जिसके अनुसार बहुत सारी बातें इसमें की गई थी कि ब्रिटिश प्रांतों और देशीय रियासत को मिलाकर एक संघ का गठन किया जाना था, जिसके पास रक्षा संबंधी, विदेश संबंधी और परिवहन संबंधी मामले होते थे। देखिए ये बात कर रहा है भी कैबिनेट मिशन के बारे में कि जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो यहाँ पे हम लोग को 2 बातों को अच्छे से समझने की आवश्यकता है कि जो कैबिनेट मिशन था वो भारत 1946 में आया। उस टाइम बोलेगा कि जब कैबिनेट मिशन भारत आया उस टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद। अगर पूछेगा कि मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे, तो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना। ये आया कब भारत में, तो भारत में आया 24 मार्च 1946 को। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं, चीजों को थोड़ा और समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे थोड़ा चीजों को समझिए। बोला कि प्रांतीय विधानसभाओं को 3 समूहों में बांटा गया था। एक क में रखा गया था हिंदू बहुल क्षेत्र जिसमें हिंदू की संख्या ज्यादा थी, जिसमें संयुक्त प्रांत जो वर्तमान के यूपी है, मध्य प्रांत जो वर्तमान के मध्य प्रदेश है, बिहार है, उड़ीसा है, बंबई है और मद्रास है। उसके बाद उत्तरी पश्चिमी भारत के मुस्लिम बहुल क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी जो उत्तर में है जो पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान था और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, और ग में जो था वो पूर्वोत्तर भारत के मुस्लिम बहुल क्षेत्र था जिसमें बंगाल था और असम था। यानी प्रांतीय विधानसभाओं को 3 ग्रुपों में बांटा गया था। एक हिंदू बहुल क्षेत्र थे, एक उत्तरी पश्चिमी भारत के मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे और पूर्वोत्तर भारत के मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे। उसके बाद जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ, जिसमें ब्रिटिश प्रांत से टोटल सदस्य कितने थे याद रखेंगे। टोटल जो मेंबर थे वो थे 389 थे। इस 389 में 292 सदस्य प्रांत से आए थे। ठीक है, 4 जो क्षेत्र जो थे वो कमिश्नरी क्षेत्रों से आए थे और देशी रियासतों से टोटल 93 सदस्य आए थे। यानी टोटल मिलाएंगे तो 389 सदस्य थे। ठीक है, आइए इसके बाद हम लोग बात करते हैं, चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए थोड़ा जिसको भी डाउट होगा यहाँ पे मैं पहले बता दूं कि टारगेटेड बैच चल रहा है, इसमें थोड़ा हम लोग चीजों को बहुत फास्टली पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि सर आप बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, इसलिए कि टाइम नहीं है, एग्जाम बहुत नजदीक है और हम लोग को सिलेबस पूरा करना है। ठीक है ना, तो थोड़ा पेशेंस के साथ चीजों को यहाँ पे पढ़ने का प्रयास करेंगे हम लोग। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा चीजों को समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि संविधान सभा की बैठक, तो सबको पता है कि संविधान सभा की महत्वपूर्ण 3 बैठकें हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया गया। यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आगे चलकर भारत का प्रियम्बल या प्रस्तावना कहलाया। वही बात यहाँ पर दिया गया है, समझिएगा। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में आयोजित की गई, जहां सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसमें मुस्लिम लीग ने हिस्सा नहीं लिया। सवाल पूछता है
कि संविधान सभा की पहली बैठक में क्या मुस्लिम लीग हिस्सा लिया था? तो नहीं लिया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की समक्ष उद्देशिका जो आगे चलकर प्रस्तावना किया उसको पेश किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत कर लिया गया। यानी जो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, उसे 22 जनवरी 1947 को उसे एक्सेप्ट कर लिया गया संविधान सभा के द्वारा। उसके बाद देखेंगे 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना प्रकाशित हुई, जिसके द्वारा भारत विभाजन को स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। जैसे ही संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया तो हम लोग का टोटल 389 सदस्य थे, उसमें से मात्र हम लोग को 299 सदस्य बचे और सारे चले गए पाकिस्तान में। वही बात यहाँ पे दे रहा है। इसके बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। इस प्रकार से पुनर्गठित संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 324 निर्धारित कर दी गई। भारत विभाजन के बाद संविधान सभा की पहली बैठक 31 अक्टूबर 1947 को आयोजित की गई, जिसमें कुल 299 सदस्य उपस्थित थे। ठीक है, अब हम लोग बोल रहे हैं कि संविधान सभा के गठन करते वक्त बहुत सारे समितियों को गठित किया गया था। उस समिति के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो आइए चीजों को यहाँ पे समझने का थोड़ा हम लोग प्रयास करें। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि संविधान सभा ने कई समितियों का गठन किया। जैसे संचालन समिति, पूछता है कि संचालन समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। परामर्श या सलाहकार समिति, सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो सलाहकार समिति का अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। सलाहकार समिति के वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, ये थे BN राव। BN राव थे, याद रखेंगे इसको। एक गलत है, वल्लभ भाई पटेल गलती हो गया है। तो परामर्श सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे BN राव। उसके बाद बोला कि परामर्श समिति की 2 उप समितियां थी। एक मूल अधिकार समिति, जिसके अध्यक्ष मूल अधिकार समिति पूछेगा तो JB कृपलानी थे, तथा अल्पसंख्यक समिति अध्यक्ष पूछेगा तो HC मुखर्जी थे। HC मुखर्जी थे। अगर परामर्श समिति पूछेगा या सलाहकार समिति तो इसका आंसर BN राव होगा। लेकिन अगर यहाँ पे सवाल पूछ रहा है कि मूल अधिकार समिति जिसके अध्यक्ष कौन थे? JP कृपलानी। संघ संविधान समिति, अगर जहां भी संघ लग गया तो आंसर हमेशा जवाहरलाल नेहरू ही होगा। ठीक है, अगर पूछ दिया कि प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप या मसौदा समिति, प्रारूप या इसको कहीं कहीं देता है ड्राफ्टिंग कमिटी, समझेंगे, इंग्लिश कहीं देता है ड्राफ्टिंग कमिटी। कि अगर पूछ दिया कि ड्राफ्टिंग कमिटी के अध्यक्ष कौन थे, ड्राफ्टिंग कमिटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ड्राफ्टिंग कमिटी के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। अब समझेंगे यहाँ पे, ड्राफ्टिंग कमिटी में टोटल 7 सदस्य थे। ड्राफ्टिंग कमिटी में टोटल 7 सदस्य थे। इस सदस्य में एक अध्यक्ष थे और 6 अन्य मेंबर थे। इसको याद रखेंगे कि ड्राफ्टिंग कमिटी के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी थे, जिसमें टोटल 7 सदस्य थे, एक अध्यक्ष, 6 अन्य सदस्य। झंडा समिति अगर पूछेगा तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे आचार्य JP कृपलानी। संविधान सभा में राष्ट्रीय तिरंगा, जो राष्ट्रीय तिरंगा झंडा जो है वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। राष्ट्रीय झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा को भी अपनाया गया, जिसमें श्यामलाल गुप्त ने लिखा था यह गीत। और यह गीत सर्वप्रथम 1925 में कानपुर कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में गाया गया था। तो याद रखेंगे हम लोग को कुछ बातें। देखिए ये सारा चीज कुछ फैक्ट है, उस फैक्ट को हम लोग को समझने की बहुत आवश्यकता है। अगर हम लोग फैक्ट नहीं समझेंगे तो चीजें बहुत क्लियर दिक्कत हो जाएगी। फिर मैं एक बार यहाँ पे बता दे रहा हूं कि संचालन समिति अगर पूछ दिया कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर यहाँ पे परामर्श समिति पूछेगा, सलाहकार समिति पूछेगा तो वल्लभ भाई BN राव थे। उसके बाद बोलते मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? JP कृपलानी थे। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो HC मुखर्जी थे।
संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति, जिसको हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं, इसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेपी कृपलानी थे। ठीक है। संविधान सभा में राष्ट्रीय तिरंगा झंडा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और राष्ट्रीय जो झंडा गीत था विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इसे श्यामलाल गुप्त के द्वारा लिखा गया था। और इस राष्ट्रीय झंडा जो गीत थी विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इसे सबसे पहली बार कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में गाया गया था। और कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन जो 1925 में हुई थी, वो कहां पे हुई थी? कानपुर में हुई थी। ठीक है ना। तो इतना बात आप लोग समझ गए होंगे जहां तक मुझे उम्मीद है। अगर इतना चीजें समझ गए, अगर इतना समझ गए तो हम लोग फिर यहां से आगे चलेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कानपुर अधिवेशन में गाया गया, जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू। सवाल पूछता है यहां से, सवाल क्या पूछेगा कि जो कानपुर अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन के अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, जो भारत की पहली महिला अध्यक्ष थी, कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। अगर पूछेगा कि कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट थी। लेकिन अगर पूछेगा कि भारतीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो सरोजिनी नायडू थी 1925 के कानपुर अधिवेशन में। और पूछेगा कि अगर गांधी जी कांग्रेस के कितने बार अध्यक्षता किए हैं, तो मात्र एक बार किए थे 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। उसके बाद देखिए, सरोजिनी नायडू को रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत कोकिला की उपाधि दी थी। तो पूछेगा कि सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? किसके द्वारा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इसे दिया गया था। अब यहाँ पे बात देखिए, प्रारूप समिति का अध्यक्ष मैंने बोला कि टोटल इसमें 7 सदस्य थे। इसमें टोटल कितने सदस्य थे? इसमें टोटल 7 सदस्य थे। और इस 7 सदस्यों में 2 सदस्यों को बाद में चेंज कर दिया गया था, एक आदमी की मृत्यु के बाद। देखिए, भीमराव अंबेडकर जो इसके अध्यक्ष थे, एन गोपाल स्वामी आयंगर सेकंड जो मेंबर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, जिसको हम लोग के एम मुंशी, शॉर्ट में इसको के एम मुंशी भी कहते हैं, के एम मुंशी भी कहते हैं। उसके बाद सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे। एन माधव राव, इन्हें बीएल मित्र के स्थान पर नियुक्त किया गया था। एन माधव राव पहले नहीं थे, पहले थे बीएल मित्र। इनके जगह पर एन माधव राव को नियुक्त किया गया। और 7वां जो थे वो डीपी खेतान। 1948 में इनकी मृत्यु हो जाने के बाद, यानी डीपी खेतान की मृत्यु 1948 में हो गई। और 1948 में जब डीपी खेतान की मृत्यु हो गई, उसके बाद टीटी कृष्णचारी अय्यर, टीटी कृष्णचारी को सदस्य बनाया गया। यानी टोटल 7 सदस्य थे, टोटल 7 सदस्य थे। ठीक है। और इस टोटल 7 सदस्यों में 2 सदस्य का नाम हम लोग को याद रखना है, लास्ट वाला एन माधव राव, जिसे बीएल मित्र के जगह पर नियुक्त किया गया था। और दूसरा डीपी खेतान, जिनकी मृत्यु हो जाने के बाद इनके जगह पर टीटी कृष्णचारी को नियुक्त किया गया। ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग कुछ और भी चीजों को हम लोग देखेंगे यहाँ पे। चलिए, अब यहाँ पे थोड़ा देखें क्या बोला है कि संविधान सभा की परामर्श समिति ने 17 मार्च 1947 को प्रांतीय विधानमंडलों और केंद्रीय विधानमंडलों के सदस्यों को प्रस्तावित संविधान की मुख्य विशेषताओं के संबंध में उनके विचारों को जानने के लिए एक प्रश्नावली भेजी। इन प्रश्नावलियों के भेजे गए उत्तरों के आधार पर परामर्श समिति ने एक रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट के आधार पर संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार इस रिपोर्ट के आधार पर संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बीएन राव द्वारा संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। सवाल पूछेगा कि संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? ठीक है। यह सवाल पूछेगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बीएन राव थे। बीएन राव जो तैयार किए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को
प्रारूप समिति का गठन किया गया, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमिटी। और समिति के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए 21 फरवरी 1948 को अपनी रिपोर्ट संविधान सभा में सौंप दी। संविधान सभा में संविधान के लिए 3 वाचन हुए। 3 वाचन मतलब 3 बार इस पर डिस्कशन किए गए। प्रथम वाचन कब हुआ? 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948। द्वितीय जो वाचन हुआ वो 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949। और तृतीय वाचन हुआ 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक यह वाचन किए गए। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग चीजों को थोड़ा और समझने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चीजों को थोड़ा समझते हैं। उसके बाद बोला है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव, वेनेगल नरसिंह राव और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान के जनक या आधुनिक मनु भी इनको कहा जाता है, के प्रयासों से हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से पारित कर दिया गया। इसी दिन इसे संविधान सभा ने अंगीकार भी कर लिया। इस दिन संविधान सभा के 284 सदस्यों ने 299 में से 284 सदस्यों ने संविधान पर अपना हस्ताक्षर किया। इसे बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। इसके प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। कहीं कहीं देखिए आंसर कहीं कहीं 114 दिन भी दे रहा है, कहीं कहीं 116 दिन भी देता है, तो इसको थोड़ा आप लोग देख लेंगे। इस पर कुल इतना पैसे व्यय हुए। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई, जिसमें संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय गणराज्य का पहला राष्ट्रपति निर्वाचित किया। इसी दिन संविधान सभा ने राष्ट्रगान जन गण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी अपनाया। यानी 24 जनवरी 1950 को ही भारत का राष्ट्रगान भी और भारत का राष्ट्रगीत भी। भारत का राष्ट्रगीत कौन है? वंदे मातरम है। और भारत का राष्ट्रीय गान कौन है? जन गण मन को भी अपनाया गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को ने कार्यभार सौंप दिया। मूल संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अनुसूचियों की संख्या वर्तमान में बढ़कर 12 हो गई है। अनुसूचियां कल मैंने बताया था कि जो अनुसूची है वो पहले 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में वो अनुसूची बढ़कर कितनी हो गई है? तो 12 अनुसूची हो गई है। ठीक है, आइए थोड़ा चीजों को हम लोग और यहाँ पे चीजों को देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे थोड़ा चीजों को समझिए। बोला है कि 1946 का जो अंतरिम मंत्रिमंडल बना था उसमें किसको कौन सा पद दिया गया था, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। जवाहरलाल नेहरू को कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल सारा का सारा इनको दिया गया था। वल्लभ भाई पटेल, इनका योगदान भारत के इतिहास में बहुत ही ज्यादा है। वल्लभ भाई पटेल जो उस टाइम गृह मंत्री थे, सूचना तथा प्रसारण मंत्री भी इनको दिया गया था। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री, सरदार जी रक्षा कर रहे थे, इसे याद करेंगे, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे, नाम से लग रहा था भाई पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, क्योंकि बिहार के एग्जाम है तो इसको अच्छे से हम लोग देखेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री। आसफ अली रेल मंत्री। जगजीवन राम श्रम मंत्री। जॉन मथाई उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। SC भाभा
खान एवं बंदरगाह मंत्री, लियाकत अली खान जो वित्त मंत्री थे, मुस्लिम लीग से थे लोग, आई चुंदरीगढ़ वाणिज्य मंत्री थे, अब्दुल रब नस्तर संचार मंत्री थे। यानी तमाम लोग ये लोग सारे के सारे मुस्लिम लीग से आए थे। हम लोग को इसमें 3-4 बातों को अच्छे से याद करना है। 3-4 बातों को, जवाहरलाल नेहरू के बारे में, वल्लभ भाई पटेल के बारे में, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, जॉन मथाई और एस सी भाभा के द्वारा हम लोग को ये सब सारा चीज तैयार करना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग थोड़ा इसी में चीजों को फिर आगे देखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे टोटल, मैंने अभी बताया था कि टोटल 8 अनुसूचियां संविधान सभा में, टोटल 8 अनुसूचियां मूल संविधान में थी। मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां थी, बाद में 4 को और जोड़ा गया था। तो कल मैंने बताया था, लेकिन एक बार और यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ। 9वीं अनुसूची को संविधान में 1951 में पहली बार संशोधन, यानी फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची के द्वारा जोड़ा गया, जिसके द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म के बारे में बात की गई थी। और इस सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिखेंगे कि लैंड रिफॉर्म को यानी इसको न्यायिक पुनर्विलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू के अधिकार क्षेत्र से इसे बाहर रखा गया था। 10वीं अनुसूची 92वां संविधान संशोधन 1985 में इसे संशोधन किया गया और इसमें दल बदल संबंधी कानूनों को रखा गया। 11वीं और 12वीं अनुसूची को 73वें 1992 में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था संबंधी कानूनों को रखा गया था। और 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें नगर पालिका संबंधी कानूनों को रखा गया था। ठीक है ना, इन सारे चीजों को हम लोगों ने कल ही मैंने बताया था, लेकिन एक बार और मैंने रिवीजन करवा दिया था ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान का निर्माण कैसे कैसे हुई थी, यहाँ पे समझेंगे। जो संविधान सभा अविभाजित भारत के लिए निर्वाचित की गई थी, भारत के प्रभुत्व संपन्न यानी सोवरेनिटी के बारे में बात कर रहा है, प्रभुत्व संपन्न संविधान सभा के रूप में पुनः संवेद की गई। पाकिस्तान में पड़ने वाले क्षेत्र के सदस्यों को निकल जाने से संविधान सभा के सदस्यों की संख्या मात्र 299 रह गई। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के सुझावों के आधार पर किया गया था। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के अथक परिश्रम के फलस्वरूप 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया और 284 सदस्यों के हस्ताक्षर के बाद, 284 याद रखेंगे, 284 सदस्यों के हस्ताक्षर के बाद संविधान के कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए और शेष जो बाकी रह गए उसे 26 जनवरी 1950 को लागू की गई। 26 जनवरी 1950 को संविधान के प्रवर्तन की तारीख भी कहा जाता है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उसे स्वीकार कर लिया। यानी मैंने अभी बताया भी था आप लोग को कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, उसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा इसे अपना लिया गया, लागू कर लिया गया। ठीक है ना, आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं थोड़ा संविधान सभा की समितियों के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे इसको तो मैंने सारा चीज मैंने बताया था, ये बता दिया हूं मैं। चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग एक नया टॉपिक यहाँ से शुरू करेंगे। संविधान सभा, मुझे लग रहा है कि इससे ज्यादा चीजें हम लोग को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और एक बात जरूर आप प्रीवियस ईयर बनाएंगे। मैं बार बार हर एक क्लास में बोलता हूँ कि जब तक चीजें आप प्रीवियस ईयर नहीं बनाएंगे, सवाल बनने का चांस बहुत ही कम रहेगा आपसे। तो ज्यादा से ज्यादा आपको बनाने की आवश्यकता है। ठीक है ना, ज्यादा आप बनाएंगे तो चीजें आपके लिए आसान होगी और अच्छे से चीजों को आप पकड़ पाएंगे। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं आप लोग अच्छे से? अगर किसी कोई डाउट हो तो एक बार हमसे सवाल कर सकते हैं, नहीं है तो हम लोग पढ़ेंगे।
भारतीय संविधान की विशेषता। भारतीय संविधान की बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन उसको हम लोग कुछ देखेंगे, फिर हम लोग संविधान के स्रोत भी पढ़ेंगे और प्रस्तावना भी पढ़ेंगे, टाइम मिलेगा तो। ठीक है, आइए। तो भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषता है यहाँ पे देखेंगे। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने विश्व के सभी संविधानों की अच्छी बातों को भारतीय संविधान में समाविष्ट करने का प्रयास किया है। प्रयास किया है। आइए यहाँ पे देखते हैं। बोल रहा है कि भारतीय संविधान भारत में प्रभुत्व संपन्न, भारतीय संविधान भारत में प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य की स्थापना करता है। उसके बाद भारत लोकतांत्रिक राज्य भी है। सब विशेषता है। भारत लोकतंत्रात्मक राज्य है क्योंकि देश का प्रशासन जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है सेकुलर, यानी भारत कोई भी स्टेट है, कोई राज्य है, भारत राज्य जो किसी भी एक धर्म को नहीं अपनाएगा, सभी धर्मों को समान रूप से ट्रीट करेगा। सभी धर्मों को समान रूप से क्या करेगा? ट्रीट करेगा। ये बात कर रहा है यहाँ पे। पंथ निरपेक्ष राज्य का तात्पर्य ऐसे राज्य से जो किसी धर्म विशेष को राज धर्म के रूप में नहीं घोषित करता है, वरन सभी धर्मों को समान व्यवहार करता है। समाजवाद की कोई निश्चित परिभाषा देना कठिन है। साधारणतः इससे तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से जिसमें उत्पादन के मुख्य साधन, यानी यहाँ पे समझिएगा समाजवाद, समाजवाद जैसे भी आएगा हम लोग को एक व्यक्ति का नाम हमेशा याद होना चाहिए। समाजवाद का अगर फाउंडर पूछेगा कि समाजवाद का फाउंडर या जनक हम लोग किसको मानते हैं, समाजवाद का जो फाउंडर है हम लोग मानते हैं कार्ल मार्क्स को। क्या किसको मानते हैं? कार्ल मार्क्स को मानते हैं हम लोग समाजवाद के जनक। इन्होंने एक बुक लिखा था, उस बुक का नाम है दास कैपिटल, दास कैपिटल। और इन्होंने बोला, कार्ल मार्क्स ने, भाई साहब ने बोला कि जो भी समाजवाद, जो भी देश समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाएगा, वहां पे जो उत्पादन के साधन होंगे, उत्पादन के साधन होंगे, वहां पे जितने भी उत्पादन के साधन होंगे, उन सारे उत्पादन के साधनों पर पूरा नियंत्रण किसकी रहेगी? सरकार की होती है, सरकार की होती है। ठीक है ना। साधारण सरकार राज्य के नियंत्रण में होते हैं, लेकिन भारतीय समाजवाद अनोखा या मिश्रित अर्थव्यवस्था बल देता है। भारतीय संविधान ने संसदीय ढंग की सरकार की स्थापना की है, जिसमें वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के पास है। यानी भारत का जो संविधान है वो इस तरीके से गठित किया गया, इस तरह से बनाया गया, फॉर्मेशन किया गया फॉर उसको, कि पूरा जो वास्तविक शक्ति है वो मंत्रिपरिषद के पास है, लेकिन जो नाम मात्र की शक्ति है, जो सांकेतिक शक्ति और राष्ट्रपति को दिए गए हैं। वही बात यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, आइए उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे। फिर बोला है कि भारतीय संविधान संघात्मक व्यवस्था की स्थापना करता है। यानी संघात्मक का मतलब होता है कि भारत फेडरल सिस्टम को अपनाया है, भारत फेडरल सिस्टम को अपनाया है। लेकिन एक बात ध्यान देंगे, भारत पूरी तरीके से संघात्मक शासन को नहीं अपनाया है, ये भारत क्वासी फेडरल को अपनाया है, क्वासी फेडरल को अपनाया है। क्वासी फेडरल का मतलब है कि भारत संघात्मक शासन व्यवस्था के साथ साथ, संघात्मक शासन व्यवस्था के साथ साथ एकात्मक शासन व्यवस्था को भी अपनाया है। एकात्मक कब? संविधान हम लोग के साथ एकात्मक व्यवहार कब करेगा, यानी यूनिटरी व्यवहार कब करेगी संविधान, कब करेगा? तो एकात्मक व्यवहार संविधान तब करेगा जब देश में इमरजेंसी लागू हो, देश में इमरजेंसी लागू हो, आपातकाल लागू हो। उस स्थिति में जो हम लोग का संविधान है वो एकात्मक व्यवहार करता है, एकात्मक व्यवहार करता है। यहाँ पर दिया भी है जहां केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। यहाँ पे बोल रहा है कि फेडरल सिस्टम का मतलब होता है कि शक्तियों का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का किसके किसके बीच में? केंद्र तथा राज्य के बीच में, केंद्र एवं राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा। लेकिन अभी भी बोल रहा है कि केंद्र तथा राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा तो हुआ है, लेकिन ज्यादा शक्ति केंद्र के पास दी गई है।
ज्यादा शक्ति केंद्र के पास दी गई है। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है कि भारतीय संविधान की एक अन्य विशेषता मौलिक अधिकारों की घोषणा है। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का विस्तृत वर्णन मिलता है। संविधान के भाग 3 तथा अनुच्छेद अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे, कुछ और विशेषता के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे जिस तरह संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, उसी तरह संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों का उल्लेख किया गया है। इन्हें पूरा करना राज्य का पवित्र कर्तव्य माना गया है। राज्य का कर्तव्य है कि इसे पूरा करे। भारतीय संविधान लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ कठोरता, फ्लेक्सिबिलिटी भी है और हार्ड भी है। भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी उसमें एकात्मक लक्षणों की प्रधानता भी मैंने बताया है कि भारतीय संविधान भले ही फेडरल सिस्टम को अपनाया है, लेकिन वो पूर्ण रूप से फेडरल सिस्टम को नहीं अपनाया है, वो क्वासी फेडरल अपनाया है। क्वासी फेडरल का मतलब ये होता है कि हम लोग का जो संविधान है उस संघात्मक शासन व्यवस्था के साथ साथ एकात्मक व्यवस्था को भी अपनाया है, एकात्मक व्यवस्था को भी अपनाया है। आपातकाल में यह तो पूर्तिया एकात्मक बन जाता है। जब भी मैंने बताया कि जब इमरजेंसी लागू होती है उस टाइम यह पूर्तिया एकात्मक बन जाता है। सामान्य काल में यह भी केंद्रीय सरकार एक अधिक शक्तिशाली है। स्वतंत्र न्यायपालिका यानी इंडिपेंडेंट जुडिशरी के बारे में बात की जा रही है। स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था भारतीय संविधान की एक अन्य विशेषता भी है। और आर्टिकल 50 कहता भी है, आर्टिकल 50 क्या कहता है? कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथकीकरण, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकीकरण। फिर बात कर रहा है कि भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी एकल नागरिकता को मान्यता प्रदान करता है। भारत का प्रत्येक नागरिक केवल भारत का नागरिक है, न कि प्रांत का। यानी भारत में एकल नागरिकता को अपनाया गया है, सिंगल सिटीजनशिप अपनाया गया है। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब ये होता है कि हम लोग केवल भारत के नागरिक हैं। हम लोग बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड के नागरिक, हम लोग केवल भारत के नागरिक हैं। लेकिन वहीं पे जो अमेरिका का संविधान है वहां पे डुअल सिटीजनशिप को अपनाया गया है। ठीक है ना, भारत लेकिन एकल नागरिकता को अपनाया है, वही बात यहाँ पे बोल रहा है। फिर आगे बोलता है कि नागरिकों को जिस तरह मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिस तरह राज्यों को राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रदान किए गए हैं, उसी तरह राज्यों को कुछ कर्तव्य भी दिए गए हैं, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज दिए गए हैं, जो वर्तमान में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज था। लेकिन अगर पूछेगा कि भारतीय संविधान में, भारत के मूल संविधान में कितने प्रकार के ड्यूटीज के बारे में बात की गई है, तो मूल संविधान में ओनली 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य थे। लेकिन बाद में 66वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार को भी मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया था। नागरिकों के मूल कर्तव्य का उल्लेख भारतीय संविधान की एक अन्य विशेषता है। संविधान के भाग 4 में नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान विधि के शासन की स्थापना करता है। भारत में संविधान सर्वोच्च है और विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान माने जाते हैं। यानी राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में बात करता है। राइट टू इक्वालिटी का मतलब कि सभी लोग समान रूप से हैं। आप किसी भी जाति से हैं, किसी भी धर्म से हैं, किसी भी समुदाय से हैं, आपकी जन्म कहीं पे हुआ हो, उसे कोई मतलब नहीं, आपका कोई भी जेंडर हो, कोई मतलब नहीं है, सभी लोग यहाँ पे समान रूप से ट्रीट किए जाएंगे। और जो इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में बात करता है, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है कि कानून के नजर में सभी लोग समान हैं। कोई भी संसद कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिसमें किसी खास समुदाय के लोगों को ही ज्यादा फायदा पहुंचाया जा रहा हो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना। अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे, अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि संविधान के स्रोत कि हम लोग कहां से क्या क्या चीजों को लिए हैं, क्या क्या हम लोग चीजों को लिए हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा बात करेंगे।
आइए तो हम लोग चीज़ों को यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी। एक बार जल्दी से आप सभी लोग बता देंगे, एक बार जल्दी सभी लोग बताएंगे क्या चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही है, क्या चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही है। चलिए एक बार जल्दी बता देंगे सभी लोग, जितने भी लोग ऑनलाइन हैं एक बार जल्दी से बताएंगे क्या चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही है, किसी को कोई डाउट है। कोई है ऑनलाइन जो ये बताएगा कि चीज़ें समझ में आ रही है नहीं आ रही है। चलिए, तो नहीं है तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में। तो भारतीय संविधान के स्रोत में सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं ब्रिटेन से, कि ब्रिटेन से हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को लिया है। एक में लिए हैं संसदीय शासन, दूसरा है विधि निर्माण प्रक्रिया यानी विधि का शासन, एकल नागरिकता बहुत जरूरी है, एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडलों का लोकसभा तथा विधानसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। पूछता भी है कि आर्टिकल 75 में क्या कहता है। अनुच्छेद 75 में कहता है, अनुच्छेद 75 में कहता है कि लोकसभा पूरी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगी, पूरी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगी। वही बात यहाँ पे कह रहा है। औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति, ये सारे के सारे ब्रिटेन से लिए गए हैं, ये सारे के सारे ब्रिटेन से लिए गए हैं। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं ना, ये सारे के सारे ब्रिटेन से लिए गए हैं। अब हम लोग बात करेंगे तो ब्रिटेन से क्या क्या लिए हैं। ब्रिटेन से हम लोग संसदीय शासन लिए हैं, विधि का शासन लिए हैं, एकल नागरिकता लिए हैं, संसदीय विशेषाधिकार लिए हैं, लोकसभा मंत्रिमंडलों का लोकसभा तथा विधानसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व लिया गया है। उसके बाद हम लिए हैं अमेरिका से। अमेरिका से सबसे जरूरी हम लोग लिए हैं मौलिक अधिकार को, जिसको मूल अधिकार भी बोलते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद, भाई राष्ट्रपति का पद हो या उपराष्ट्रपति का पद हो, यहीं से लिए हैं। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायालय, न्यायालय को अलग रखा गया है जो स्वतंत्र रूप से काम करेगी और निष्पक्ष रूप से काम करेगी। तो स्वतंत्र न्यायालय हो या निष्पक्ष न्यायालय हो, दोनों ही कहाँ से लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन बहुत ही महत्वपूर्ण, न्यायिक पुनर्विलोकन जो कहता है जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात करता है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू का सिंपल मतलब ये होता है कि अगर संसद कोई कानून बना रही है और सुप्रीम कोर्ट कानून को लागू कर दे, और फिर से अगर ऐसा लग रहा है सुप्रीम कोर्ट को कि भाई और इसमें कुछ दिक्कत है, तो फिर से वो अपने डिसीजन को ओवरराइड कर सकती है, अपने डिसीजन को फिर से चेंज कर सकती है। उसी को बोलते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन। सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियां, जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कर रहा है, तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन हो या उसकी शक्तियां हैं, ये भी अमेरिका से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान ही सबसे महत्वपूर्ण है, इसके बारे में बात भी अमेरिका से लिया गया है। और महाभियोग, महाभियोग इम्पीचमेंट किस पर, राष्ट्रपति पर। महाभियोग किस पे होगा, राष्ट्रपति पर होगा। किस अनुच्छेद में उसका वर्णन किया गया है, तो उसका वर्णन किया गया 961 में, अनुच्छेद 61 में महाभियोग के बारे में बात की गई है। वित्तीय आपात, कनाडा से क्या लिया गया है, यहाँ पे देखेंगे कनाडा से क्या लिया गया है। तो कनाडा से संघात्मक शासन व्यवस्था लिए गए हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था का मतलब क्या होता है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, जिसमें संघ सूची है और राज्य सूची है तथा समवर्ती सूची है, तथा समवर्ती सूची है। आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, यानी राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होगा उसकी प्रक्रिया क्या है, और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, वो 12 सदस्य कौन से होंगे, वैसे लोग जो साहित्य में, साहित्य, कला, विज्ञान, शिक्षा, समाज सेवा इत्यादि में कुछ काम अलग से वो लोग काम किए होंगे, वैसे लोगों को
राष्ट्रपति 12 लोगों को राज्यसभा में डायरेक्ट नोमिनेट करेगा। उसे जर्मनी से आपात उपबंध लिए गए हैं, ठीक है ना, आपात यानी इमरजेंसी के बारे में बात की गई है। सोवियत संघ जिसको हम लोग यूएसएसआर बोलते हैं या रसिया बोलते हैं, मौलिक कर्तव्य वहीं से लिया गया है। अगर पूछेगा कि मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार लिया गया है वहां से, मौलिक अधिकार लिया गया है यूएसए से। अगर पूछेगा कि राज्य के नीति निर्देशक तो कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। रसिया से क्या लिया गया है, तो रसिया से मौलिक कर्तव्य लिया गया है और पंचवर्षीय योजना लिया गई है। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से की गई थी। किसके द्वारा, योजना आयोग के द्वारा, योजना आयोग के द्वारा, सरकार के द्वारा योजना आयोग। पूछेगा कि योजना आयोग का गठन कब किया गया, तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। अब बात कर रहा है कि फ्रांस से क्या क्या लिया गया है, तो फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ली गई है। गणतंत्रात्मक का मतलब ये होता है कि जो भी भारत का हेड ऑफ स्टेट होगा उसका इलेक्शन किया जाएगा, यानी वह हेरिडेटरी नहीं आएगा या वंशानुगत नहीं होगा। गणराज्य का मतलब होता है कि जो भी हेड ऑफ स्टेट है, तो भारत का हेड ऑफ स्टेट कौन है, राष्ट्रपति है। तो भारत का जो राष्ट्रपति, उनका इलेक्शन किया जाता है, भले ही उसका इलेक्शन अप्रत्यक्ष रूप से हो, इनडायरेक्ट रूप से हो, लेकिन उसका इलेक्शन के द्वारा ही उनको चुन को लाया जाता है। फिर ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, तो समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा। अब देखिए, अगर पूछेगा कि प्रस्तावना कहां से लिया गया है, तो प्रस्तावना लिया गया है अमेरिका से। अगर पूछेगा कि प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है, तो प्रस्तावना की भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और सबको पता है कि संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल्स 368, अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान में हम लोग क्या करते हैं, संशोधन करते हैं। संविधान में हम लोग क्या करते हैं, संशोधन करते हैं। उसके बाद जापान से क्या लिया गया है, कानून द्वारा स्थापित शब्दावली। ये सारे के सारे हम लोग अलग अलग देशों से लिए हैं। इन सारे चीजों को आपको अच्छे से याद करना होगा, ठीक है ना। जब तक चीजों को आप अच्छे से याद नहीं करेंगे, बार बार चीजों का रिवीजन नहीं करेंगे, एक बार देख लेंगे कि ब्रिटेन से संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, एकल नागरिकता, केंद्र स्तर पर विधान लोकसभा के प्रति और राज्य स्तर पर विधानसभा के प्रति पूरी मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होगी। अमेरिका से क्या लिया गया है, अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायालय लिया गया है, न्यायिक पुनर्विलोकन लिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन शक्तियां ली गई है, संविधान की सर्वोच्चता ली गई है, महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है, और अमेरिका से ही प्रस्तावना लिया गया है। अमेरिका से ही प्रस्तावना भी लिया गया है, अमेरिका से प्रस्तावना भी लिया गया, तो ये भी याद रखना है हम लोग को। आगे कनाडा से संघात्मक शासन व्यवस्था ली गई है। संघात्मक शासन व्यवस्था का मतलब कि भाई केंद्र तथा राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया जाएगा। उसके बाद आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन भी आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया भी आयरलैंड से लिया गया है। जर्मनी से आपात उपबंध लिया, यानी इमरजेंसी के बारे में बात की गई है। सोवियत संघ, जिसको हम लोग रसिया बोलते हैं, वहां से पंचवर्षीय योजना लाई गई है और मौलिक कर्तव्य लाई गई है। फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था लाई गई है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, और जापान से कानून द्वारा स्थापित शब्दावली ली गई है। ये सारे के सारे लिए गए हैं अलग अलग देशों से, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना। ठीक है,
संविधान की प्रस्तावना के बारे में बात करेंगे। अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट लग रहा है, यहाँ तक कुछ भी पूछना है, तो एक बार हमसे पूछ सकते हैं सवाल। चलिए जल्दी बताइए, जल्दी। अगर किसी कोई डाउट हो तो एक बार पूछ सकते हैं हम लोग। आइए शुरू करते हैं संविधान की प्रस्तावना। देखिए, संविधान की प्रस्तावना शुरुआत कहाँ से होती है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने की बंधुता बढ़ाने के लिए, ये सारे चीजों को यहाँ पे दे रहा है कि प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। यानी अगर सवाल पूछेगा कि संविधान सभा प्रस्तावना को कब अंगीकृत किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए प्रत्येक साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। संविधान दिवस के रूप में हम लोग यहाँ पर मनाते हैं। संविधान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? संविधान दिवस के रूप में हम लोग यहाँ पर मनाते हैं। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विधिक महत्व नहीं है, अर्थात यह न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इस पे दो बात हम लोग समझेंगे, यहाँ पे दो बात समझेंगे। एक केस आई थी भारत के संविधान में, एक केस लाया गया था, ठीक है। तो 1960 में एक केस लाया गया था, ठीक है। 1960 में एक केस लाया गया था, बेरूबारी केस, ठीक है। बेरूबारी केस 1960। तो बेरूबारी केस 1960 समझेंगे। यहाँ पे ये विधिक महत्व नहीं है, इसमें बात करेंगे। बेरूबारी केस 1960, बेरूबारी केस 1960। बेरूबारी केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट बोली कि प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसलिए इसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन को बदल दी। कब? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 1973 केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट बोली कि भाई जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। प्रस्तावना क्या है? संविधान का भाग है, इसलिए इसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है। तो दो बात हम लोग को याद रखना है। बेरूबारी केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट बोली कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसलिए इसमें कोई संशोधन नहीं होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ही केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में अपने डिसीजन को चेंज की और अपने डिसीजन को चेंज करके बताई कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। बस ध्यान देने की बात है कि जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है,
जो मूलभूत ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें किसी प्रकार से कोई छेड़छाड़ न हो। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट 1973 में ये बात बोली कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, उसके बाद 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 1976 में प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़ दिए गए। 3 नए शब्द जोड़ दिए गए। कौन कौन? एक जोड़ा गया समाजवाद, समाजवाद। दूसरा जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष, जिसको सेकुलर बोलते हैं, या धर्म निरपेक्ष। और तीसरा जोड़ा गया अखंडता, अखंडता। ये 3 नए शब्द जोड़ दिए गए। तो यहाँ पे 2 बात हम लोग समझ गए। प्रस्तावना के लेकर हम लोग 2 बात हम लोग यहाँ पे समझ गए कि बेरूबारी केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट बोली कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसलिए इसमें हम लोग कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने ही केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में बोली कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें हम लोग संशोधन कर सकते हैं। बस ये ध्यान देने की बात है कि जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ न हो। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट 1973 में बात बोली, उसके बाद 1976 में 42वें संविधान संशोधन 1976 में संविधान के प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़ दिए गए, समाजवाद, पथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, तो ये बात हम लोग समझ गए। चलिए इसके बाद मैं बात करूंगा आगे क्या बोला है कि प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को स्पष्ट करता है, इस कारण इसका महत्व है। प्रस्तावना संविधान के स्रोत के रूप में कार्य करता है, या जहां संवैधानिक प्रावधान सुस्पष्ट न हो वहां उसकी व्याख्या के लिए प्रस्तावना का प्रयोग किया जा सकता है। प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोक से होती है, जिसका तात्पर्य है कि संविधान के अधीन सभी शक्तियों का स्रोत भारत की जनता है। यानी संविधान को जो इतनी शक्तियां प्राप्त है, वो शक्तियां कहां से मिलती है? हम भारत के लोग से ही शक्तियां मिलती है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 368 के अधीन प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन प्रस्तावना का जो भाग संविधान के मूल ढांचे के अधीन आता है उसका संशोधन नहीं किया जा सकता। अभी मैंने बताया कि यह बात 1973 के केशवानंद भारती केस में बोला गया। फिर देखिए 1960 ईस्वी में बेरूबारी केस के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। इसी केस में पहली बार मूलभूत ढांचा का उल्लेख किया गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे आगे बात कर रहे हैं केशवानंद। संविधान के लागू होने से अब तक प्रस्तावना में सिर्फ एक बार सवाल पूछता है कि अभी तक प्रस्तावना में कितने बार संशोधन किया गया है। तो संविधान के लागू होने से अब तक प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है। प्रस्तावना में सिर्फ एक बार 1976 में संशोधन किया गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। अभी मैंने बताया हूं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। उसके बाद कुछ और भी बात हम लोग समझेंगे। ये जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा गया है। प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा गया है। ठीक है, अगर सवाल पूछेगा कि बी आर अम्बेडकर के द्वारा अम्बेडकर ने किसे संविधान का आत्मा कहा है? अगर सवाल पूछा कि संविधान का आत्मा बी आर अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा किसे कहा है,
तो बी आर अम्बेडकर ने संविधान का जो आत्मा है, उन्होंने आर्टिकल्स 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, उपचारों के ठीक है ना। तो अगर सिंपल सवाल पूछ रहा है कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो संविधान का आत्मा किया गया है प्रस्तावना को। अगर क्वेश्चन लगा देगा कि बी आर अम्बेडकर के द्वारा किसे कहा गया संविधान का आत्मा, तो बी आर अम्बेडकर के द्वारा संविधान का जो आत्मा कहा गया है वो कहा गया अनुच्छेद 32 को, मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा गया है। उसके बाद कुछ चीजें हम लोग यहाँ पे समझेंगे। एन पालकीवाला, एन ए पालकीवाला, एन पालकीवाला ने प्रस्तावना के बारे में क्या कहा है, तो एन पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। तो पूछेगा कि परिचय पत्र, संविधान का परिचय पत्र किसे कहा जाता है, तो संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना को कहा जाता है। किसके द्वारा कहा गया है, तो एन ए पालकीवाला के द्वारा। और दूसरा अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, अलादी कृष्णस्वामी अय्यर। तो जो अलादी कृष्णस्वामी अय्यर ने संविधान को, प्रस्तावना को संविधान का दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा है। दीर्घकालीन सपनों का विचार, दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा गया है। तो यहाँ पे दो बात हम लोग को यहाँ पे अच्छे से समझना है। यहाँ पे हम लोग को दो बातों को अच्छे से समझना है। एक तो हम लोग को समझना है, एक तो समझना है कि एन ए पालकी वाला परिचय पत्र कहा है और अलादी कृष्णस्वामी अय्यर प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का एक विचार कहा है। ठीक है ना। दूसरा बात यहाँ पे हम लोग समझेंगे, दूसरा बात और अगर हम यहाँ पे समझेंगे कि प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया है, यानी प्रस्तावना का स्रोत क्या है। प्रस्तावना का स्रोत क्या है, तो प्रस्तावना का स्रोत है अमेरिका, यूएसए से लिया गया है। अगर पूछेगा प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो प्रस्तावना की भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। क्या इतना बात आप लोग समझ पा रहे हैं अच्छे से? मुझे उम्मीद है कि इतना बात आप लोग जरूर चीजों को समझ पा रहे होंगे और अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है ना। अगर इतना बात अगर आप लोग समझ पा रहे हैं तो कुछ चीजों को हम लोग फिर मैं यहाँ पे बताऊंगा, देखिएगा। प्रस्तावना का स्रोत, स्वरूप, और उद्देश्य। तो स्रोत जो है, प्रस्तावना का स्रोत है वो क्या है, हम भारत के लोग। ठीक है। स्वरूप क्या है, यानी प्रस्तावना का स्वरूप क्या है, तो जो प्रस्तावना का स्वरूप है, प्रस्तावना का स्वरूप है वो है, पहला है प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न। दूसरा है समाजवाद। तीसरा है
पंथ निरपेक्ष, चौथा है गणतंत्रात्मक, और पांचवा है लोकतंत्रात्मक। ठीक है ना, लोकतंत्रात्मक, ये हम लोग का स्वरूप है, प्रस्तावना का स्वरूप है सब। उद्देश्य में, प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है, तो प्रस्तावना में न्याय के बारे में बात की गई है, 3 प्रकार के न्याय के बारे में बात की गई है। एक सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय, और तीसरा राजनैतिक न्याय, राजनीतिक न्याय। उसी तरह यहाँ पे स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है, तो प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बात की गई, उपासना की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, सारे 5 प्रकार के बारे में बात की गई है। उसके बाद यहाँ पर अखंडता के बारे में बात की गई है। उसके बाद यहाँ पे बंधुता के बारे में बात की गई है, बंधुता के यानी बंधुत्व वाले, भाईचारे वाले के बारे में बात की गई है। इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर बात की गई है। ठीक है ना। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, उसके बाद यहाँ पर राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की एकता, इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर, तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर बात की गई है। समता के बारे में बात की गई है, समता के बारे में बात की गई है। ते रहा हम लोग का पूरा प्रस्तावना। ठीक है ना, ये पूरा हम लोग का प्रस्तावना रहा। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे मौलिक अधिकार। अगले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे मौलिक अधिकार और डीपीएसपी। यानी कल हम लोग मौलिक अधिकार और डीपीएसपी अनुमान से हम है कि हम लोग चीजों को पढ़ लेंगे। ठीक है, डीपीएसपी और मौलिक अधिकार हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद उसके अगले क्लास में जैसे भी जैसे होगा, बहुत जल्द इस वीक में, अगले वीक में हम लोग पूरे पॉलिटी को हम लोग पढ़ लेंगे और अच्छे से। ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही मैं रहने देता हूं, फिर हम लोग कल मिलते हैं जल्द अपने टाइम पे। थैंक यू।